हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन और कुछ थ्योरम्स उससे रिलेटेड हमने पढ़ी थी। तो उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेन मुद्दा है इस एक्सरसाइज का वो है टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसके लिए वर्किंग रूल या जो उसकी डेरिवेशन है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर लिखोगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सामने है। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ए नोट डी टू द पावर एन a1 ये डी एन माइनस वन प्लस a2 ये डी एन माइनस टू, सो ऑन ऐसे ही प्लस करते जाओगे, लास्ट में आएगा an इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? नाउ बाय पुटिंग y इज इक्वल टू ए टू द पावर mx। अब ये प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुका हूं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालनी है। y इज इक्वल टू ए की पावर mx पुट करना है, फिर यहाँ से ये y है तो dn की dn माइनस वन सभी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन फर्स्ट की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ए नोट एम टू द पावर एन a1 एम टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 एम टू द पावर n माइनस टू, सो ऑन लास्ट में क्या आ जाएगा? an, और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू 0। और ये कंप्लीट क्या बोला जाता है? सिंबॉलिक कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन है। क्लियर? अब उसके बाद अब एक लाइन आपने पढ़ी थी कि जो e की पावर mx है वो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का अगर m फैक्टर होता है इस गिवन इक्वेशन का। क्लियर? ये प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था अभी। तो यहाँ से दो केस बनेंगे। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। भी m की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आएगी, मेन मुद्दा ये है। भी अगर m इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो लेट सपोज इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, अगर m इसका फैक्टर है तो ये e टू द पावर mx है, जो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? m इस इक्वेशन का फैक्टर होना चाहिए। ये सारा कुछ प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, इससे आगे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो केस वन क्या बनता है? केस वन क्या है कि ये जो m की वैल्यू हम यहाँ से निकालने वाले हैं, ये हो सकता है कि सारे के सारे रियल और डिफरेंट रूट हो। अब टोटल कितने हैं? यहाँ n है तो रूट्स भी कितने आएंगे? n। केस वन क्या आएगा? इफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल एंड डिफरेंट। अगर सारे के सारे रूट रियल हो और अलग अलग हो, जैसे 5 6 सो ऑन 7 10 20, यानी कि रिपीट ना हो। क्लियर? तो इस तरीके से अगर सारे के सारे रूट रियल हैं और अलग अलग हैं तो ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। तो हम सपोज कर लेते हैं, अब टोटल m टू द पावर कितनी है? n, तो रूट भी कितने एग्जिस्ट करेंगे? n। जैसे 10th में हम पढ़ते थे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, दिस मीन्स x की 2 वैल्यू आती थी। पावर 5 है, 5 वैल्यू आ जाती है। पावर 3 है, क्यूबिक है तो 3 वैल्यू आ जाती है। m टू द पावर n है तो रूट भी कितने एग्जिस्ट करेंगे? n। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट m1 m2 m3 सो ऑन mn आर n डिफरेंट, ये क्या है? डिफरेंट रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। हमने क्या मान लिया कि ये n डिफरेंट रियल रूट मान लिए इस इक्वेशन सेकंड के। अब अगर ये इसके रियल रूट हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फाई भी करेंगे। देन अब जो
सॉल्यूशन निकाला था वो y को e की पावर mx पुट करके निकाला था, और m की वैल्यू ये सारी कुछ आ चुकी है। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, e टू द पावर m1x, y की वैल्यू हो सकती है e टू द पावर m2x, y की वैल्यू हो सकती है m3x e टू द पावर में है, सो ऑन। जो y की वैल्यू e टू द पावर mnx हो सकती है, ठीक है ना। बी एन इंडिपेंडेंट, ये क्या होंगे, एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन ये कौन सी एज्यूम की थी हमने, सेकंड। तो यहाँ से देखिए ये एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन सेकंड के, यानी कि m की वैल्यू हमने ये सपोज कर ली सारी की सारी। अब ये तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, लेकिन जर्नल सॉल्यूशन अभी नहीं निकला, तो जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हेंस द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब जर्नल सॉल्यूशन था जो, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था अभी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस c4 y4 सो ऑन cn yn तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये c1 इंटू जो y1 है, सॉरी हम y की वैल्यू यानी कि y1 y2 इस तरीके से ये सारी वैल्यू आ सकती है, इसको हम y1 लिखे हैं, ये y की बहुत सारी वैल्यू है, ये y1 है m1, ये y2, ये y3 सो ऑन yn तक है, क्लियर। ये सारे के सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन है तो सारी y की वैल्यू ही, ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ सो ऑन nth वैल्यू तक। तो c1 की वैल्यू मल्टीप्लाई हमने y1 के साथ करनी है, तो e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x सो ऑन लास्ट तक करते जाएंगे, क्या आएगा cn e टू द पावर mnx, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन होगा भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और ये सॉल्यूशन कब होगा, ये ध्यान रखना, ये केस 1 हमने पढ़ा है, ये सिर्फ उसी केस में होगा अगर सारे के सारे रूट रियल हैं और अलग अलग हैं। उसके बाद अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या कहता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ केस सेकंड। केस 2 कहता है कि अगर सारे के सारे रूट रियल हो लेकिन उनमें से कोई भी दो रूट एक जैसे हों, कोई भी दो रूट क्या हो, एक जैसे हों। तो केस 2 में लिखते हैं इफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल बट एनी टू रूट्स आर इक्वल, एनी टू रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। भी सारे के सारे रूट रियल तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी दो रूट इक्वल हो सकते हैं, क्लियर। अब जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, सॉल्यूशन था ये, ठीक है ना, ये क्या था, जर्नल सॉल्यूशन। अब जर्नल सॉल्यूशन ये आया था लेकिन इसमें क्या थे, सारे के सारे रूट क्या थे, अलग अलग। अब हम यहाँ लिखेंगे द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x सो ऑन cn इंटू में e टू द पावर mnx, ठीक है। अब ये जर्नल सॉल्यूशन कब था, when all the roots are real and different, क्या हो, रियल एंड डिफरेंट। इसको डिफरेंशियल मत समझ लेना, ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बट अब कंडीशन क्या होगी, चेंज, लेट m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 बी टू इक्वल रूट्स, ठीक है ना,
लेकिन क्या है कि सेकंड केस में ये बोल रहा है कि अगर दो रूट इक्वल हो जाए, कि m1 की वैल्यू m2 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2। m2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, m1 e टू द पावर m1x प्लस c3 e टू द पावर m3x सो ऑन cn e टू द पावर mnx। अब इन दोनों में से e टू द पावर m1x क्या आया कॉमन, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचा c1 प्लस c2 और ये e टू द पावर m1x क्या आ गया कॉमन, प्लस c3 e टू द पावर m3x सो ऑन cn e टू द पावर m1x। क्लियर। अब ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि यहाँ से देखो, जो फर्स्ट केस आया था हमने कितने डिफरेंट रूट लिए थे, n डिफरेंट रूट लिए थे, तो सॉल्यूशन भी कितने आए थे, n इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए थे। क्लियर। अब देखिए यहाँ केस 2 के अंदर इफ ऑल द रूट्स आर इक्वेशन रियल बट एनी टू रूट आर इक्वल। अब रूट तो अब भी वही कितने हैं, n, यानी कि अगर यहाँ से बात की जाए जो टोटल रूट्स हैं, टोटल रूट्स कितने हैं, n ही हैं, लेकिन उनमें से दो है जो वो एक जैसे हैं, दो है जो वो एक जैसे हैं। और इफ c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, अब अगर यहाँ c1 c2 क्या है कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज c1 प्लस c2, ठीक है ना, इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर c1 c2 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो ये c1 c2 होगा, ये तो एक ही कांस्टेंट बन जाएगा, जैसे 2 + 5 लिख दिया है तो दोनों कांस्टेंट, लेकिन 7 वो एक ही कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर। तो ये एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। अब अगर ये एक ही कांस्टेंट बना तो रूट कितने हुए, एक रूट तो ये होगा। अब बीच में से m2 गायब हो गया, दूसरा ये, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल n-1 रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। लेकिन रूट यहाँ कितने हो गए, n-1, जो एक वो रिपीट हुआ था ना m1 = m2, वो घट गया भाई। अब टोटल होने चाहिए थे n रूट, लेकिन ये क्या हुआ, n-1 रूट हो गए। दो के इक्वल होने से एक को हमने कैंसिल आउट कर दिया, भी एक ही लिख लो। अब जैसे जो 10th 11th क्लास में हम x की वैल्यू निकालते थे, x की वैल्यू आई 2 2 3, उस 2 को दो बार लिखने की क्या जरूरत है भाई, रूट तो चलो 3 है, दो बार 2 आया है, एक्चुअल में है तो 2 3। तो इस तरीके से, यानी कि जब रिपीटेशन हो जाती है तो हम एक को कम कर देते हैं, तो n रूट होने की बजाय n-1 रूट हो गए। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो सोल्यूशन है ये तो जनरल सोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है ना, इसको हम जनरल सॉल्यूशन कंसीडर नहीं कर सकते भी। क्लियर। अब अगर ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा क्या, मेन मुद्दा ये है भी। अगर यहाँ n रूट हो जाते तो ठीक है भी, यही जनरल सॉल्यूशन था, कुछ भी नहीं करना जैसे पार्ट फर्स्ट में किया। लेकिन यहाँ रूट कितने हैं, n-1, एक कम हो गया। अब उसकी जगह कैसे चेंज करना है, किस तरीके से निकालना है वो देखिए। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, इसमें है the part corresponding to रूट्स या फिर इक्वल रूट्स, इस तरीके से आप लिखोगे। इक्वल रूट्स कौन से हैं, m1 = m2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब m1 और m2 के कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो क्या होंगे, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ d - m1 इंटू d - m1 इंटू y = 0। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों लिखा, अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो d की वैल्यू क्या आती है, m1 आती है कि नहीं, m1 इक्वल रूट है, m1 किसके इक्वल, m2 के। यहाँ m1 यहाँ में m2 लिख सकता था, यहाँ m2 ही है एक्चुअल में, m1 n2 के जब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालोगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो d की वैल्यू m1 आए m2 आए कोई इफेक्ट थोड़े ना पड़ेगा। आप दोनों जगह m2 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो d की वैल्यू होगी वही तो इसका क्या होगा, रूट होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका रूट कब होता है, जब m इसका फैक्टर बन जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ये हमने पढ़ा था। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी भी कि d - m1 इंटू d - m1 y = क्या है, 0 है। अब इसमें क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट करेंगे कि ये जो d - m1 इंटू y, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, लेट सपोज ये क्या है, v है। क्लियर।
अब d की मल्टीप्लाई y के साथ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख देना, वेयर ये जो d है वो किसके लिए है, d अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव के लिए शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल D यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ v पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये d माइनस m1 एज इट इज़, इस कंप्लीट की जगह क्या पुट कर दिया, v इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो d की मल्टीप्लाई v के साथ, d का मीनिंग क्या बताया था, d बाई डी एक्स, जैसे अभी मैंने y के साथ मल्टीप्लाई की थी। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हुआ, v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, v के साथ, इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से वैल्यू आई dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, m1 और v, m1 इंटू में क्या हो गया, v हो गया v। अब यहाँ से ये dv, v और x क्लियर, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग करोगे तो dx तो वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, v यहाँ आएगा, v मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हुआ dv अपॉन v इज इक्वल टू यहाँ से m1 और साथ में क्या हो गया, dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्लियर, अलग अलग कर लिया। 1/v का क्या होगा, log v, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, log v इज इक्वल टू m1 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, फैक्टर था ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, m1x प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन जब लेफ्ट साइड में फंक्शन log में है तो हम कोशिश करते हैं कि राइट साइड में भी कुछ log टाइप लिखा जाए। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ log ऑफ v इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ log इंटू में e टू द पावर m1x, और इस c को भी मैं log c बना देता हूँ। लेट अस सपोज ये c1 था और log c बना दिया, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि log एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गए, वही m1x बचेगा। तो अब आगे log v इज इक्वल टू log m प्लस log n हुआ, तो log ऑफ c इंटू में e टू द पावर क्या हुआ, m1x। अब log से log कैंसिल हुआ, v की वैल्यू क्या आई, c इंटू में e टू द पावर m1x, ये किसकी वैल्यू आई, v की। तो यहाँ से देखिए अब v की जो वैल्यू आ चुकी है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं जो यहाँ पे बनी थी, यानी कि v किसकी जगह हमने पुट किया था, d माइनस m1 इंटू वाई इज इक्वल टू v पुट किया था, v की जगह लिखेंगे c इंटू ई टू द पावर m1x, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, d इंटू वाई का मीनिंग क्या हुआ कि ये dy बाई डी एक्स है, माइनस m1 y इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर m1x। अब ये किस टाइप की फॉर्म हो चुकी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे जो p की वैल्यू है वो क्या है, y का कोफिशिएंट माइनस m1, एंड जो q की वैल्यू है c इंटू ई टू द पावर m1x है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, e टू द पावर इंटेग्रल p dx इक्वल टू e टू द पावर, p की वैल्यू क्या है माइनस m1 और ये dx, तो e टू द पावर माइनस m1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साथ में क्या लग जाएगा x, तो ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हैंस द सॉल्यूशन, अब क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है भी, तो उसके लिए अब नीचे से फिर इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका हमें चाहिए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने का जो रूल है वो क्या कहता है कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेटिव करोगे, यहाँ x के, वो सॉरी इंटीग्रेशन करना ना, इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा c। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e टू द पावर माइनस m1x इक्वल टू q की जो वैल्यू आई है ये लिखा था अभी, c इंटू ई टू द पावर m1x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस m1x dx और प्लस c। तो ये y e टू द पावर माइनस m1x इक्वल टू, अब देखिए जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 हो गया। c का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, cx प्लस में ये क्या आया, c आया अभी, क्लियर, cx प्लस c। ये वैल्यू किसकी आई है, y इंटू में e टू द पावर m1x, क्लियर। अब देखिए
अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालूँ e टू दी पावर m1x, ये माइनस में है तो ये डिवाइड में था, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा c इंटू एक्स e टू दी पावर m1x प्लस c इंटू में e टू दी पावर m1x, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू c प्लस सी एक्स, ये एज इट इज़, और ये क्या लिया हमने कॉमन e टू दी पावर m1x, तो y की वैल्यू ये आई भी। अब जो जर्नल सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, हेंस द रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन इफ टू रूट्स आर इक्वल, अगर टू रूट्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या बनेगा अभी, y इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू c प्लस सी एक्स इंटू ई टू दी पावर m1x, और बाकी सारा एज इट इज़। यहाँ से ये c1 c2 वाला केस हो गया, c3 ई टू दी पावर m3x प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा cn ई टू दी पावर m1x। क्लियर, तो ये क्या हुआ हमारा रिक्वायर्ड जर्नल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब दो इक्वल रूट हमें गिवन हो। अब ऐसे ही अगर इसी केस से हम ये मान लें कि तीन इक्वल रूट हमें गिवन हो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो उसमें क्या चेंज आएगा वो देखिए। उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये c इंटू सी एक्स आया तो उसको आप निकालोगे तो सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा e टू दी पावर m1x, बाकी सारा एज इट इज़। अब 3 तक हो गया था तो 4 से स्टार्ट करना है भी, c4 e टू दी पावर m4x सो ऑन e टू दी पावर mnx, और साथ में क्या आएगा cn। तो ये सॉल्यूशन कब होगा, जब 3 रूट इक्वल हो। ऐसे 4 रूट भी इक्वल हो सकते हैं इस तरीके से। तो ये था इक्वल रूट का कंसेप्ट कि किस तरीके से आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर 2 इक्वल रूट हो तो ये डायरेक्टली ये कभी भी जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा कि c1 c2, क्योंकि फैक्टर हमारे n है लेकिन यहाँ क्या बन रहे हैं n-1, तो उसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। अगर डायरेक्टली यही सॉल्यूशन हो जाता तो हमें कुछ भी डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है। जो केस नंबर 3 है, व्हेन टू रूट्स आर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, मैंने सारा रफ कर दिया है, वहां से वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इक्वेशन 2 कौन सी थी, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी। अगर वो 2 रूट इमेजिनरी हो और बाकी सारे क्या हो, रियल और डिफरेंट हो, तो उसका जनरल सोल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा कोमा अल्फा माइनस ले लेते हैं यहाँ आयोटा बीटा कोमा m3 m4 सो ऑन mn आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। अब ये टोटल n रूट हमने मान लिए, जिसमें से जो पहले 2 हैं वो क्या है, इमेजिनरी है, और जो बाकी के सारे रूट हैं वो क्या है, रियल एंड डिफरेंट है भी। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन क्या कहता है कि जो जनरल सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू c1 इंटू ई टू दी पावर m1x, m1 की जगह क्या आएगा अब, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू में x प्लस c2 ई टू दी पावर m2, m2 की जगह क्या आएगा, ई टू दी पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स, प्लस बाकी का सारा एज इट इज रहेगा, ई की पावर m3x c4 ई टू दी पावर m4x सो ऑन, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, cn ई टू दी पावर mnx। क्लियर, तो ये होगा। अब जो पहले 2 हैं इसमें देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ c1 ई टू दी पावर अल्फा इंटू एक्स करोगे तो ये अल्फा x होगा, इंटू में ई टू दी पावर आयोटा बीटा x होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम में पावर को ऐड करोगे वही बन जाएगा, प्लस c2 ई टू दी पावर अल्फा x इंटू में ई टू दी पावर माइनस में आयोटा बीटा x होगा। क्लियर, उसके बाद c3 ई टू दी पावर m3x सो ऑन, ज़्यादा ना लिखते हुए cn ई टू दी पावर m1x हमने लिख ली। क्लियर, अब इसमें से ये जो ई टू दी पावर अल्फा x है ये दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, ई टू दी पावर अल्फा x, यहाँ से वैल्यू क्या बची c1, और यहाँ से ई टू दी पावर आयोटा बीटा x प्लस c2 ई टू दी पावर माइनस आयोटा बीटा x प्लस c3 ई टू दी पावर m3x
प्लस सो ऑन सी एन ई टू दी पावर एम एन एक्स हो गया। क्लियर। अब अगर आपको एक रिजल्ट याद हो, ई टू दी पावर अल्फा एक्स C1 इंटू ई टू दी पावर आयोटा बीटा को मैं लिख सकता हूँ, जैसे एक रिजल्ट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ई टू दी पावर आयोटा थीटा हो, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए ये आयोटा है, थीटा की जगह अब क्या है बीटा एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन बीटा एक्स, ठीक है ना। उसके बाद प्लस अब C2, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ नेगेटिव है तो बीच में क्या आ जाएगा नेगेटिव, कोस बीटा एक्स माइनस आयोटा साइन बीटा एक्स। बाकी सारा एज इट इज C3 ई टू दी पावर m3x सो ऑन Cn ई टू दी पावर mn x। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ इस पे फोकस करना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ई टू दी पावर अल्फा, सॉरी एक्स था, ये अल्फा बीटा लिख दिया, अल्फा एक्स, ठीक है ना। अब ये जो कोस बीटा एक्स का कोफिशिएंट C1 है, यहाँ कोस बीटा एक्स का C2 है, तो कॉमन ले लेते हैं C1 प्लस C2, ये तो एज इट इज यहाँ से कोस बीटा एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई। आयोटा साइन बीटा एक्स, आयोटा साइन बीटा एक्स, दोनों में यहाँ क्या है C1, यहाँ माइनस का C2, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 और इनटू में क्या आएगा साइन आयोटा साइन बीटा एक्स। क्लियर। प्लस C3 ई टू द पावर m3 x सो ऑन Cn ई टू द पावर mn x। क्लियर। तो ये हो गया अभी हमारा सॉल्यूशन। अब एक मुद्दा और है कि ये जो C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं, जब आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मान लिया वो कैपिटल A आ गया, इनको माइनस करोगे मान लिया वो कैपिटल B आ गया, आप इनकी जगह कैपिटल A और कैपिटल B लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स, कैपिटल A कोस बीटा एक्स प्लस कैपिटल B आयोटा साइन बीटा एक्स सो ऑन सारा। अब ये क्या थे, अगर ये दोनों इमेजिनरी रूट क्या हो, अलग अलग हो। अब अगर एक केस और आ जाए, व्हेन इमेजिनरी रूट्स आर रिपीटेड, अगर इमेजिनरी रूट भी क्या हो जाए, रिपीट हो जाए भी, क्योंकि जो रियल रूट आए थे वो भी तो रिपीट हुए थे, तो इनने क्या कसूर कर रखा है, ये भी तो रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू, तो सोल्यूशन क्या आएगा, e टू दी पावर अल्फा एक्स इनटू में यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, C1 प्लस, जैसे वहाँ आया था C2 के साथ क्या लग जाएगा x और कोस बीटा x प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अब 4 हो गए तो यहाँ हम C1 C2 नहीं C3 यूज करेंगे, C3 C4x आयोटा साइन बीटा x। 4 तक यहाँ आ गया 5 तक शुरू, 5 से शुरू करोगे, C5 ई टू दी पावर m5x सो ऑन Cn ई टू दी पावर mnx। तो ये लास्ट है आपका कि जब इमेजिनरी रूट भी रिपीट हो जाए तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा, और अगर रिपीट ना हो तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा भी। तो इन पे आपने फोकस करना है। ये था आपका केस नंबर 3। उसके बाद देखिए अभी जो हमने पढ़ा उसका हम सार पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या था। यहाँ है साइनोप्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या फिर रूल टू सोल्व एन इक्वेशन। अब ये जो साइनोप्सिस लिखा है इसका मीनिंग होता है सार, या फिर इसको हम बोलते थे रूपरेखा, यानी कि रूपरेखा हमने तैयार करनी है भी किस तरीके से हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अभी हमने केस 1 2 3 4 पढ़े, अब उन्हीं केस के बारे में जनरल सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में क्या है, टू सोल्व एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की आपको गिवन है जिसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं, उसको आपने कैसे सोल्व करना है। जो स्टेप फर्स्ट होगा भी, स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि आपने फाइंड द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 1। अब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इसके रूट फाइंड आउट कर लेने भी। अब हमने रूट फाइंड आउट कर लिए। अब वो रूट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सारे रियल हैं, रिपीटेड है, इमेजिनरी है, या किस टाइप के रूट है। उसके लिए हमने टोटल 4 केस पढ़े हैं स्टेप 2 के अंदर कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द टेबल। ये टेबल बनाने कि इन चारों केसेस में से जो भी केस हो तो उस टाइप का आपने सॉल्यूशन लिख देना है। फर्स्ट केस क्या था
कि अगर सारे के सारे रूट ऑल रूट m1 सो ऑन m1 तक रियल एंड डिफरेंट हो तो जो एक जर्नल सा सॉल्यूशन क्या आया था, y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x c2 e टू द पावर m2x सो ऑन लास्ट तक cn इंटू e टू द पावर mnx। ये हमारा केस फर्स्ट आया था अभी। उसके बाद केस सेकंड क्या कहता है कि दो रियल रूट एक जैसे हो और बाकी सारे क्या हो, डिफरेंट हो। तो सॉल्यूशन ये बनेगा, यानी कि y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर m1x, दो तो यहाँ हो गए। अब c3 से cn तक फिर आपने स्टार्ट कर देना। ये सेकंड केस आया था। थर्ड केस आया था कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये दोनों क्या हो, इमेजिनरी रूट, और बाकी के बाकी जो सारे हैं रियल रूट्स एंड क्या हो, वो डिफरेंट हो, रियल और क्या हो, डिफरेंट हो। तो सॉल्यूशन हमने ये निकाला था अभी जो जस्ट हमने सोल्व किया था केस नंबर थर्ड, y इक्वल टू ई टू द पावर ax c1 कोस बीटा x c2 साइन बीटा x, यहाँ से c3 से फिर आगे स्टार्ट हो गया। या फिर इसका जो ये पहले वाला पार्ट है इसको आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, यानी कि c1 ये दिस c1 ये, और बाकी का जो पार्ट है वो सारा क्या रहेगा, एज इट इज। इन दोनों का भी आप यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। उसके बाद केस 4 एक अलग है इसमें कि अगर आपको 4 इमेजिनरी रूट हो, टोटल कितने हो, 4 इमेजिनरी रूट, और बाकी के बाकी सारे क्या हो, ये हो रियल रूट। पहले 4 रूट क्या हो, इमेजिनरी, और बाकी क्या हो, रियल। तो हमने क्या करना है, y इक्वल टू ई टू द पावर ax, जैसे आपने केस थर्ड में देखा कॉमन लिया था, तो c1 प्लस c2x कोस बीटा x प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा x, c4 तक आ चुका है, आगे c5 से cn तक आपने स्टार्ट कर देना लास्ट तक। क्लियर। तो ये जस्ट एक सार था कि आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, वो कि रूल टू सोल्व एन इक्वेशन। अब अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको सोल्व करने के लिए रूल क्या होगा, क्या आपका प्रोसीजर होगा, क्या आपका मेथड होगा, कितने केस बनेंगे, और जो अलग अलग केस हैं उसमें अलग अलग से कैसे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो डेरिवेशन और ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। तो आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है 4th चैप्टर की, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। क्लियर। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। तो तब तक बने रहिए डिफेक्टो क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, कमेंट में अपने व्यूज़ दे, जैसे भी है किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का रिप्लाई करूँ। क्लियर। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।